प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से अधिक नई भर्ती वाले लोगों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, पिछले कुछ ही वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आय ऊपर। ऐसे प्रयास किए जाएं तो देश से गरीबी पूरी तरह से हो सकती है दूर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐप और पोर्टल लॉन्च। केंद्र द्वारा 8 राज्यों के 5.60 लाख किसानों को 258 करोड़ रुपए क्लेम जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा योजना को बनाया किसान हितैषी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कृषि को मजबूत बनाने के लिए तकनीक का 100% हो इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, मौजूदा पेराई सत्र में किसानों को गन्ने का 91% कर दिया गया है भुगतान। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए कई नीतिगत उठाए गए हैं कदम। उत्तर प्रदेश के 137 गांवों में चकबंदी कराएगी योगी सरकार। सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद किसानों में खुशी की लहर। किसानों के लिए चक्रोट, खलिहान, चारागाह के लिए भूमि होगी उपलब्ध। गांवों के विकास के लिए भूमि उपलब्ध होने से खेल मैदान, स्कूल सहित गांवों के विकास के लिए भूमि होगी उपलब्ध। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को भोपाल में हुई IFC की कृषि औद्योगिकी तकनीक प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किसान समर्पण भाव से कर रहे हैं काम। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से अधिक नई भर्ती वाले लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के तहत पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ये नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई जा रही है। इससे रोजगार के अवसर और सामान्य नागरिक की आय दोनों ही बढ़ेंगे। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ ही वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। गरीबों को पक्का घर देने की योजना हो, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव-गांव, घर-घर, जन सामान्य तक लेकर गए। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बढ़ा, विश्वास पैदा हुआ। ये सफलता इस बात की प्रतीक है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं,
तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय युवाओं के लिए दुनिया भर में संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। पीएम ने कहा कि युवाओं को उनका लाभ उठाने के लिए सशक्त करने हेतु सरकार बड़े पैमाने पर कदम उठा रही है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। दुनिया भर में श्री अन्न या मिलेट्स की बढ़ती लोकप्रियता पर ब्लूमबर्ग की एक विस्तृत रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि लगभग 8000 वर्षों से दुनिया का पोषण करने वाले मिलेट्स को अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में जगह मिल गई है। पिछले जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस के राजकीय रात्रि भोज में श्री अन्न के शामिल किए जाने से इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है और अब दुनिया भर में लोगों के किचन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने इस रिपोर्ट को ट्वीट कर लिखा, श्री अन्न या मिलेट्स वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बना रहे हैं। ये सेहत को बेहतर बनाने और हमारी मेहनती किसानों की समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को और अधिक सुविधा देते हुए सटीक उपज अनुमान एवं पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को 3 महत्वपूर्ण पहलों ये स्टेक प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली, विंड्स मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली और AIDE मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप को किसानों को समर्पित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पिछले 9 सालों में कृषि क्षेत्र में जो सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है वो अद्भुत है। 9 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है कृषि के क्षेत्र में वो अद्भुत है, लेकिन उसको अगर हम एक पैकेज करके नहीं देखेंगे तो फिर उसको सेगमेंट वाइज काफ़ी अचीवमेंट में हम बांट सकते हैं। लेकिन जो 9 साल को एकजुट में हम देखेंगे सारा हमारे जो अचीवमेंट हुए हैं तो सचमुच में हम एक विश्व का एक लीडिंग नेशन हम अपने आप को मान सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो समय समय में कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए जितना काम किया है वो भी अपने आप में एक नई कीर्तिमान साबित होने लायक है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए किसानों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और किसानों के आर्थिक हितों की चिंता करना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। विंड्स ऐप और AIDE कार्यक्रमों के जरिए किसानों को उन्नत कृषि के लिए तकनीकी लाभ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। अनेक प्रकार के नवाचार किए हैं और तकनीक के समर्थन से हर किसान तक पहुंच बने और उसका हक और उसको योजना की जानकारी और योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसलिए आज मंत्रालय ने #बिंड पोर्टल और एड ऐप जैसे कार्यक्रमों की लॉन्चिंग की है। इसके माध्यम से अब निश्चित रूप से जो फसल का आकलन है, मूल्यांकन है, वो भी आसानी से हो सकेगा और जो व्यक्ति बीमित नहीं है उस तक भी
सरकार की बीमा योजना पहुंचेगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि मौजूदा पेराई सत्र में किसानों को गन्ने का 91% भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पेराई सत्र 2021-22 के लिए किसानों को गन्ने का लगभग 100% भुगतान कर दिया गया है। और किसानों के हित एवं उनकी मांग पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों के 137 गांवों में प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र की चकबंदी योगी सरकार कराएगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी अनुमति प्रदान करने से किसानों में खुशी की लहर है। इस कार्य से जहां किसानों के लिए चक्रोट, खलिहान, चारागाह के लिए भूमि उपलब्ध होगी, वहीं गांवों के विकास के लिए भी भूमि उपलब्ध होने से खेल मैदान, स्कूल, आबादी के लिए भूमि सहित गांव के विकास की अन्य योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलते ही राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में 17 जुलाई 2023 को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश चकबंदी आयुक्त ने अब यथाशीघ्र संबंधित जिलों के जिला अधिकारी और जिला चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश निर्गत कर दिए। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को IFC की कृषि उद्यानिकी तकनीकी प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पटेल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किसान समर्पण भाव से परिश्रम कर रहे हैं। आज भी गांव में कृषि रोजगार का सबसे सशक्त और प्रभावी साधन है। उन्होंने आशा जताई कि कॉन्फ्रेंस में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर होने वाली चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कॉन्फ्रेंस में फूड प्रोसेसिंग एंड मशीनरी, मार्केटिंग, लिंकेज, नर्सरी डेवलपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चर्चा के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है, जिससे किसानों को साहूकारों के कर्ज से मुक्ति मिली है। प्रदेश देश में कृषि अधोसंरचना मद में 4000 करोड़ रुपए की राशि किसान हित में व्यय कर प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में चना, मसूर, सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ कर किसानों को हजारों करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश की मंडियों में प्रतिदिन उपार्जन की क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों के मंडी में बार बार आने से धन एवं समय के अपव्यय को रोकने में मदद मिली है। इसका सीधा लाभ किसानों की आमदनी पर हुआ है। त्रिपुरा को गो टू बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने शुक्रवार को वाराणसी में त्रिपुरा का प्रदर्शन नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर GI टैग, जैविक त्रिपुरा, क्वीन पाइनएप्पल सहित अपने समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग, पर्यटन, रबर और बांस की उपज के साथ साथ अन्य कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। त्रिपुरा के कृषि मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि सरकार ने स्थानीय उपज, कारीगरों और भूमि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने परंपरा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय उपज और उत्पादों को GI प्रमाणित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। मौसम पर नजर डालेंगे। खराब मौसम ने महाराष्ट्र के कई इलाकों पर प्रभाव डाला है। यवतमाल में हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखा गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार देर रात मूसलाधार बारिश के बीच पुरूला में बादल फटने से छाड़ा खड्ड और कमल नदी उफान पर है। खड्ड का जल स्तर बढ़ने से कोट रोड के भवन खतरे की जद में आ गए हैं। बड़कोट तहसील में गंगनानी के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मलबे से अट गया है। घटना के बाद SDRF और अग्निशमन की टीम रात को ही राहत और बचाव के काम में जुट गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य बाजार लेह में रात के दौरान अचानक आई बाढ़ ने दुकानों और अन्य आवासीय संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। बादल फटने से कई गांव प्रभावित हुए। पानी और मिट्टी रिहायशी इलाकों और मुख्य बाजार की ओर आ गया, जिससे लोगों को रात के समय अपने घर छोड़कर सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ रामबन में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ, जिसके बाद एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रयास से मौसमी फलों और सब्जियों की खेती में
आमूलचूल बदलाव आया है। पैदावार में बढ़ोतरी होने के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। कृषि उत्पादन विभाग किसानों की खेती की तकनीकी जानकारी तो दे ही रहा है, साथ ही सरकारी योजनाओं से भी जोड़ रहा है। किसान सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे किसानों को शानदार कमाई कर अपने इलाके की तस्वीर बदलने में मदद मिल रही है। हरी भरी ताजे सब्जियों और फलों की चाहत हर किसी को होती है। राजौरी में किसान सरकारी सहायता से सब्जियों और फलों की बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं। केसर, सेब और सूखे मेवों के कारोबार में दुनिया में पहचान बना चुके जम्मू कश्मीर के किसान और बागवान अब सब्जियों फल फूलों की खेती से नई पहचान बना रहे हैं। कृषि विभाग के सहयोग से खेती के क्षेत्र में यह नई क्रांति महसूस की जा रही है। सरकार के बेहतर प्रयास से सब्जियों की खेती में बदलाव आया है। पैदावार में बढ़ोतरी होने के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। पहले तो हमारे गांव में हमारे पड़ोसी वो लगाते थे, उसके बाद ये भाई फारूक ने लगाया। अभी तो काफी आदमी लगाना शुरू हो गए। तो मक्की में फायदा नहीं था, गंदम में भी फायदा नहीं है। साल में वो निकलती बिल्कुल, इसके जो 4 दिन में हम बिक्री कर देते हैं, ये इतना साल में वो फसल निकलता था। मेहनत करें, सब्जी भी फ्रेश मिलेगी, फायदा भी ज्यादा है, तो उसमें अपना रोजगार भी घर में बैठे निकल जाता है। रोड के किनारे हैं तो कुछ रोड में बिक्री हो जाती है, कुछ सिटी में ले जाते हैं, तो हमारा भी अच्छा, हमारे लिए भी और सब बाकी वालों के लिए भी अच्छा है। कृषि उत्पादन विभाग किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी दे रहा है, साथ ही सरकारी योजनाओं से भी जोड़ रहा है। स्थानीय और देसी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देकर इसे व्यावसायिक रूप दिया गया है। इससे किसानों की आय तेजी से बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों से आने वाली सब्जियों पर निर्भरता तेजी से घटी है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत उन्हें सब्जियों की खेती से जोड़ा गया है। इसके लिए विदेशों से उच्च गुणवत्ता के बीज मंगाए गए और किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो वेजिटेबल बेल्ट्स हैं वहाँ हमारा स्टाफ काफ़ी, जो फील्ड स्टाफ जाता है उनके टच में है, वो उनको सिखाते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में, उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे करो, या जो लेटेस्ट वेजिटेबल सीड्स आते हैं ना, जो मतलब हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, वेजिटेबल्स के ओपन पॉलिनेटेड होता है या हाइब्रिड सीड, वो उनको देते हैं, इशू करते हैं। जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से कई तरह से अलग है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जलवायु है। ऐसे में एक ही मौसम में कई तरह की सब्जियों का उत्पादन जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। खासकर महंगी बिकने वाली सब्जियां भी आसानी से पैदा की जा रही हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी को 2 महीने छोड़ दें तो पूरे साल सब्जियों की खेती संभव है। सरकार ने इस तरह की उन्नत खेती को विकास का रास्ता बनाया है ताकि जम्मू कश्मीर का किसान खुशहाल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 जुलाई को मूंग का भाव 8,500 रुपए रहा। 21 जुलाई को ये 650 रुपए घटकर 7,850 रुपए पर रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी मूंग के कारोबार में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 जुलाई को मूंग का भाव 7,400 रुपए था। 21 जुलाई को यहाँ इसका भाव 600 रुपए टूटकर 6,800 रुपए क्विंटल पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 20 और 21 जुलाई को इसका भाव 7,101 रुपए क्विंटल पर दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 20 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,950 रुपए, जो कि 21 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 7,960 रुपए हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। शुक्रवार को कपास के सौदों में मिला जुला रूप देखने को मिला। राजकोट और तैनी मंडी में जहां कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं जम्बूसर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि आदिलाबाद मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 जुलाई को कपास 6,950 रुपए पर बिकी। साथ ही तमिलनाडु की तेनी मंडी में 20 जुलाई को कपास का भाव रहा 5,300 रुपए, जो कि 21 जुलाई को 200 रुपए बढ़कर 5,500 रुपए पर आ पहुंचा। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकालें। किसान आम की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। साथ ही अमरूद की खेती के लिए खेत तैयार करें। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करते रहें। यहीं करेले की बुआई कर लें। इसके अलावा खीरे की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कद्दू की बुआई करें। किसान हल्दी की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अदरक की रोपाई के लिए समय उचित है। अभी कपास के खेत में निराई कर लें। कपास के खेत में सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। किसान उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहें। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में लौकी की भी रोपाई करें। साथ ही लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। इसी तरह भिंडी की रोपाई कर लें। कुछ और खबरें खास खबर में। गोवा में ऊर्जा पर G20 बैठक का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संक्रमण पर मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भविष्य की स्थिरता विकास के बारे में कोई भी बात ऊर्जा के बिना संभव नहीं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मणिपुर मामले में सरकार संसद में चर्चा के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने सदन में हंगामा कर चर्चा से इनकार किया है। स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के मालदा में एक वीडियो आ रहा है जहां 2 दलित महिलाओं को पीटा जा रहा है। राजस्थान में महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों पर गहलोत सरकार पर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका
कुचर ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में पहले स्थान पर है। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से बालटल या पहलगाम मार्गों पर अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए रवाना हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 लाख के इनामी पूर्व LGS डिप्टी कमांडर और 1-1 लाख के इनामी नक्सली दंपति सहित कुल 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद अनुमूलन नीति के तहत चलाए जा रहे पूना नार्कोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। भारत के कोयला क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 223.36 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।